हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू संविधान आईएएस। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस सीरीज हमने पंचायती राज जो है वो टॉपिक देखा था। आज हम म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे। ये तीनों टॉपिक्स छोटे हैं, इनको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो म्युनिसिपैलिटीज जो कि काफ़ी सिमिलर है पंचायती राज से, विल डिस्कस इट एज वेल। And yeah, you can see Panchayati Raj institutions, their evolution, then committees जो different जिन्होंने recommendations दी थी। फिर हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा था, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ था हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, और हमारे 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था। Then there was what we saw, a three-tier government, then tenure, reservations, disqualifications, state election commission, finances, its powers, और फिर हमने एग्जेम्प्टेड एरियाज देखे थे जो कि शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज है। उसके बाद हमने फाइनेंस कमीशन का कुछ रोल देखा था, और पैसा एक्ट देखा था जो कि है पंचायत प्रोविजन एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996। इसके बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, इसके प्रोविजन डिस्कस किए थे। सो नाउ फाइनली कमिंग टू म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज को आप और क्या कह सकते हैं? यू कैन ऑल्सो कॉल देम अर्बन लोकल बॉडीज। ओके। और ये अ, पंचायत से कैसे अलग है कि ये सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन करती है। सिटीज का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर टाउन्स का जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा किया जाता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा। अर्बन आई वुड नॉट से म्युनिसिपैलिटीज टिपिकली, पर्टिकुलरली म्युनिसिपैलिटीज नहीं, काफी सारे बॉडीज आते हैं, किसी अलग अलग तरह के आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड दे आर ऑल टुगेदर नोन एज अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि सिटीज और टाउन्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। देन कम्स कि जिस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मान्यता दी गई थी, उसी तरह 74th अमेंडमेंट से, 74th अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि है हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको भी मान्यता दी गई थी, ताकि इनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, ज्यादा इंडिपेंडेंस मिले, इनको ज्यादा पावर्स मिले, ताकि ये अपने अर्बन लोकल एरियाज की जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर तरीके से कर सके। इनके अंदर क्या चीजें आती हैं, क्या किन चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज आई वुड से। जैसे है वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, देन देयर इज सैनिटेशन की सर्विसेज हैं, साफ सफाई की सर्विसेज हैं, सैनिटेशन। देन देयर आर रोड्स जो इनके परव्यू में आती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनके परव्यू में आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके बाद देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया दैट दे मैनेजेस, वेस्ट मैनेजमेंट, वो ये देखते हैं। ये अर्बन एरियाज के जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं आई वुड से, उनको ये देखते हैं। और इनका भी जो स्ट्रक्चर है वो तीन टाइप्स में बटा हुआ है, तीन अंगों में बटा हुआ है, विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायत, जिसको हम बोल सकते हैं नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो ये डिफरेंट लेवल्स पे है, एट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और इनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो इनके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो वो देखेगी, वो स्पेसिफाई करेगी कि इनकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो जैसे हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखा था, हम इनका एवोल्यूशन भी देखेंगे। तो ब्रिटिश रूल जो है ना वो काफी रिस्पॉन्सिबल है इनके एवोल्यूशन के लिए। ब्रिटिश रूल जब उनकी प्रेसिडेंसीज थी, मैंने आपको बताया था, तो वो अपनी प्रेसिडेंसीज में ना वो अपनी बॉडीज को काफी मेंटेन करके रखते थे। विलेज लेवल पे वो इतना मेंटेन नहीं करते थे, वो तो बाद में इवॉल्व, उन्होंने बाद में उनको पावर्स दिए, बट अर्बन लोकल बॉडीज वर एग्जिस्टेड, वो पहले से थी। तो मॉडर्न अर्बन गवर्नेंस है जो टाउन्स एंड सिटीज की, उसके लिए कौन? ब्रिटिश रूल जो है काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है मॉडर्न अर्बन गवर्नेंस के लिए। मॉडर्न अर्बन गवर्नेंस, है ना? तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस
मैंने आपको बताया ना, इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस इस्टेब्लिश किए थे। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे। म्युनिसिपैलिटीज इन्होंने इस्टेब्लिश की थी अपने प्रेसिडेंसीज में। तो जो मेजर सिटीज थी ना ब्रिटिश के अंदर, वहां पे ये सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की थी। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिस इज अ पॉइंट यू शुड नोट। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भारत में बनाया गया था, वो मद्रास में बना था इन द ईयर 19, ओ सॉरी 19 कहाँ से, द ईयर 1687। देन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो बॉम्बे में बना, बॉम्बे में बनाया गया, फिर 1872 में, और कलकत्ता में बनाया गया। उस समय कलकत्ता कहते थे, तो कलकत्ता में बनाया गया 1876 में। तो मैंने कहा ना, जो मेजर एरियाज थे ब्रिटिशर्स के अंदर, जो उन्होंने प्रेसिडेंसीज अपनी बनाई हुई थी, मेजर जो बड़ी बड़ी सिटीज थी, उनमें इन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाए थे। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो रेजोल्यूशन है, लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आता है 1870 में। और लॉर्ड रिपन भी मैंने आपको बताए थे। लॉर्ड रिपन, इनका जो रेजोल्यूशन आता है, वो आता है 1882 में। ये मैंने शायद आपको पंचायती राज के एवोल्यूशन में बताया था। पंचायती राज के एवोल्यूशन में, जी हाँ, लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन मैंने बताया था आपको 1882 का, है ना। तो जैसे मैंने बोला था आपको, ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया जाने जाते हैं, लॉर्ड रिपन जो है। तो लॉर्ड मेयो का और लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आता है इन द इयर्स 1870 एंड 1882 रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो म्युनिसिपैलिटी जो है, उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनको काफी उनमें बढ़ोतरी की, कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके जो होली पूरी तरह से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन उनमें काफी इंक्रीज किया। पहले तो नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन फिर इन्होंने इलेक्टेड मेंबर्स को भी काफी प्रोत्साहन दिया, कि इनके इनके इलेक्शंस करवाए जाएं, या इनको इलेक्टेड मेंबर बनाया जाए, इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। तो इस रेजोल्यूशन ने क्या कहा, कि हमें लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको मजबूती देनी पड़ेगी उन एसोसिएशंस को, ताकि जो जमीनी, जो ग्रास रूट पे लोग हैं, जो ग्रास रूट पे अपनी गवर्नेंस है उसको चला सके, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रास रूट लेवल पे मैनेज कर सकें। तो फिर आता है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मैं मतलब आपको बता चुका हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स को बांटना अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग बॉडीज में, की पावर एक जगह सेंट्रलाइज होकर ना रह जाए, एक ही के पास पावर ना रह जाए। तो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन आता है, उसने रिकमेंड किया था कि म्युनिसिपैलिटीज को ज्यादा टैक्सेशन की पावर्स दी जाए। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, इनकी म्युनिसिपैलिटीज को पावर्स दी जाए, उनको कंट्रोल दिया जाए बजट पे, टैक्सेशन पे उनको पावर्स दी जाए। उनकी जो इलेक्टेड मेजोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, ना कि आप सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेजोरिटी होनी चाहिए उनकी, और उनका खुद से ही एक इलेक्टेड चेयरमैन होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस जो हैं, ये मैंने आपको डायआर्की बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जब आई थी, तो उसी के साथ ये प्रोविजंस, उसी की रिकमेंडेशंस के साथ आते हैं। और ये म्युनिसिपल गवर्नमेंट को, म्युनिसिपैलिटीज को इंडिया में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। रिकमेंडेशन दी थी, इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उन पे, और ज्यादा पावर्स आती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 40 जो मैंने आपको बताया था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन ऐसा कोई अर्बन लोकल बॉडीज के लिए प्रोविजन नहीं था। ये किसके लिए था, ये विलेज पंचायत के लिए था। मैंने आपको पंचायती राज में बताया था ना, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवाने के लिए आर्टिकल 40 था, बट देयर वाज नथिंग लाइक सच एन आर्टिकल फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। तो अर्बन लोकल बॉडीज का मेंशन कहाँ आता है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पहली बार मेंशन कहाँ आता है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। और इस वजह से अर्बन लोकल बॉडीज को क्रिएट किया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जो अलग अलग लेजिस्लेशंस पास किए, अलग अलग लॉज बनाए स्टेट गवर्नमेंट ने। तो काफी कमेटीज ने, जो देयर वर वेरियस कमेटीज जिन्होंने इस पर्पस के लिए
रिकमेंडेशंस दी, या फिर देवर कमीशंस, जो मैंने आपको अलग अलग रेजोल्यूशंस बताए हैं, देवर दैट, उन सबको एक बेस बना के उन सबकी एक रिकमेंडेशंस को मद्देनजर रखते हुए अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स वर एम्फेसाइज्ड कि उन्हें ज्यादा टैक्सेशन पावर्स दी जाए, ज्यादा उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलना चाहिए जैसे हमने पंचायत को दिया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस वो हम किस तरह से देते हैं, तो वो हम देते हैं बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड देता है ये अर्बन लोकल बॉडीज को, ताकि ये डेमोक्रेटिकली अपने सेल्फ गवर्निंग कर सके, अपने ग्रास रूट लेवल पे टाउन्स और सिटीज को मैनेज कर सके, जैसे पंचायत विलेजेस को मैनेज करती हैं, ये टाउन्स और सिटीज को मैनेज कर सकें, उनको गवर्नेंस प्रोवाइड कर सके। और ये इसने क्या दिया, और चीज इसको इलेक्शंस दिए, देयर वाज पब्लिक पार्टिसिपेशन बाय इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है। अब इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने ऐड किया क्या, ऐड किया पार्ट 9A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और 12th शेड्यूल ऐड किए इन्होंने। हमारे ऊपर पंचायती राज में 11th शेड्यूल ऐड किया हुआ था, इसमें 12th शेड्यूल ऐड किया। तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या इंक्लूड करता है, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंक्लूड करता है आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG। और 12वें शेड्यूल को एडिशन होता है जिसमें 18 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। देयर वर 18 सब्जेक्ट्स विच वर आइडेंटिफाइड इन द 12th शेड्यूल, जो कि म्युनिसिपैलिटीज के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो अब हम इसके अलग अलग फीचर्स देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, देयर वर सैलिएंट फीचर्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 74th अमेंडमेंट के क्या फीचर्स थे 1992 में। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर 73rd अमेंडमेंट था, यहाँ पे 74th अमेंडमेंट था। और देयर वर टेल 12वां शेड्यूल जो है था वो ऐड किया गया था बाय 74th अमेंडमेंट। सो नाउ विल लुक फॉर कि इसके क्या, व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स, व्हाट वर द प्रोविजंस जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट के हैं। तो वो अब हम नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले एक्ट ना 3 टाइप की म्युनिसिपैलिटीज एनविजाज करता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, थ्री टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, नॉट टीयर्स। टीयर्स और टाइप्स का मैंने आपको डिफरेंस बताया पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की म्युनिसिपैलिटीज आती हैं कि हर स्टेट में 3 टाइप्स की म्युनिसिपैलिटीज होंगी। क्या क्या होंगी वो, नगर पंचायत, नगर पंचायत ये ट्रांजिशनल एरिया में होंगी। ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है, ट्रांजिशन कर रहा होता है, जो जिसमें ट्रांजिशन आ रहा होता है। ट्रांजिशन क्या आ रहा होता है कि वो विलेज से हल्का हल्का चेंज होके सिटी या टाउन की तरफ तब्दीली हो रही होती है उसकी, वो उसमें फैसिलिटीज बढ़ रही होती हैं, थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही होती है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बन रही होती हैं, रोड्स की वो जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो रही होती है। तो विलेज ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, विलेज एक सिटी और टाउन की तरफ जा रहा होता है। पूरी तरह ना तो वो विलेज होता है, ना पूरी तरह वो एक सिटी होती है, तो वो ट्रांजिशन में होता है, वो उस फेज में होता है कि वो एक से दूसरे की तरफ अपनी डेवलपमेंट बढ़ रही है, वो डेवलप हो रही है वो विलेज एरिया। तो वो उस समय उसमें पंचायत की जगह हम नगर पंचायत देते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ये होती है हमारी पहली टाइप। देन कम्स, नगर पंचायत के बाद आती है म्युनिसिपल एरिया। ये इसको म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं। और ये किसके लिए आती है, ये स्मॉल अर्बन एरियाज के लिए आती है। स्मॉल अर्बन एरिया, स्मॉल अर्बन एरिया मतलब जो अर्बन एरिया तो है बट उसकी फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो छोटी है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो कम है। गॉट इट। एंड देन कम्स एट द थर्ड वी हैव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसको हम कहेंगे नगर निगम, इसको हम कहेंगे नगर पालिका। इसको तो नगर पंचायत ही कहा जाता है और ये नगर निगम हो जाएगा। और ये किसके लिए होगी, व्हाट इज
इट्स jurisdiction, और वी वुड से कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है ये, वेयर देर इज अ लार्ज अर्बन एरिया, जहाँ पे अर्बन एरिया जो बड़ा है, बड़ी सिटीज हैं जहाँ पे, तो उसके लिए क्या होता है कि उस समय वहां पे जो है आपको बड़ी कॉरपोरेशन चाहिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है वहां पे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, वहां पे बनाई जाती है। तो स्टेट में ना इन तीन तरह के एरियाज होते हैं। नगर पंचायत होता है, जहाँ पे ट्रांजिशनल एरिया, जो मैंने आपको बताया वहां पे ट्रांजिशनल एरिया होता है। उसके बाद आपकी म्युनिसिपल एरिया होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है, जो स्मॉल अर्बन एरिया के, जिसकी जुरिस्डिक्शन स्मॉल अर्बन एरिया में होती है। एंड देन देर इज द थर्ड वन विच इज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे मैंने आपको बताया, जो कि आपकी लार्ज अर्बन बॉडीज, लार्ज अर्बन एरिया के लिए बनाई जाती है। इसको हम म्युनिसिपल एरिया या फिर हम म्युनिसिपल काउंसिल भी कह सकते हैं। गॉट इट? सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, आई वुड से: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। अब हम आ जाते हैं कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? तो इनके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को तो हम कैसे इलेक्ट करेंगे? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ द एरिया। जिस एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं, उस एरिया के जो लोग हैं, वो एरिया जो डिमार्केट हुआ है उस पर्पस के लिए, इलेक्शन के लिए, थ्रू डिलिमिटेशन, उसको हम उस एरिया के लोग म्युनिसिपल बॉडीज के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। और इसके लिए ना इनको किस में डिवाइड किया जाता है? पीपल ऑफ द एरिया को किस में डिवाइड किया? दे आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। आपने देखा होगा कभी, आपके वार्ड्स के इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो आपके वार्ड से कोई इंसान खड़ा होता है, लोग खड़े होते हैं। तो ये जो वार्ड्स होती हैं, इसको, ये क्या होती है? ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। आपकी टेरिटरी के अंदर जो आ रही होती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जो आपके टेरिटरी में आ रही होती है। उनमें डिमार्केशन होता है, उनमें डिवीजन होता है, जिनको हम वार्ड्स कहते हैं। और इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का क्या पार्ट होता है? स्टेट लेजिस्लेचर का क्या पार्ट होता है? अब हमने क्या बात की थी? पंचायत और इनको लोकल बॉडीज को, अर्बन लोकल बॉडीज को सारा रोल तो स्टेट लेजिस्लेचर का है ना, सारी पावर्स वो दे रहे हैं, सारे मैनर किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं वो दे रहे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर ही मैनर ऑफ इलेक्शन बताएंगे, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। मेंबर्स तो आपने इलेक्ट कर लिए, चेयरपर्सन किस तरह से इलेक्ट होंगे, वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का जो है दायित्व है। तो स्टेट लेजिस्लेचर किस और किन चीजों पे ये लॉ बना सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि म्युनिसिपल बॉडीज में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उन लोगों का होना चाहिए जिनके पास म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। तो ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किन लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कि उन लोगों के बारे में, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दो जिनके पास म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, मतलब जो एमपी और एमएलए हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो म्युनिसिपल एरियाज में आती हैं। उसके बारे में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। उसके बारे में जो है एमपीज और एमएलएज की रिप्रेजेंटेशन, एमएलएज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, किसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसके लिए म्युनिसिपल एरियाज में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो उसके रिगार्डिंग लॉ बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर। देन कम्स मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये लोकसभा के एमपीज और ये एमपीज ऑफ राज्यसभा, इनके बारे में। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन होते हैं? एमएलसी होते हैं ना, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमएलसी, जैसे ऊपर मैंने एमपीज एमएलएज के बारे में बताया लोकसभा के, यहाँ पे राज्यसभा के एमपीज और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ योर स्टेट। उनके इलेक्टर्स किस म्युनिसिपल एरियाज में जाके रिप्रेजेंट करेंगे, उनके ऊपर भी लॉज बना सकता है। और जो मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, चेयरपर्सन ऑफ कमेटीज। कौन सी कमेटीज, वो हम नीचे बात करेंगे। इसमें वार्ड कमेटीज,
नहीं आएंगी, अदर देन देयर वुड बी कमेटीज अदर देन वार्ड कमेटीज, अदर देन वार्ड कमेटीज। अब हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन सी कमेटीज होती हैं, कौन अदर देन वार्ड मेंबर्स, बेटर से अदर देन वार्ड मेंबर्स। तो हम देखेंगे किस किस तरह की कमेटीज होती हैं, किस किस तरह की जो है आपको इसमें प्रावधान दिया गया हुआ है कमेटीज का। तो पहले तो आ जाती हैं वार्ड कमेटीज। तो वार्ड कमेटी क्या होती है कि जो आपको मैंने बताया ना, वार्ड, जिस वार्ड में आपने डिमार्केट करके आपके इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो उस एक या एक से ज्यादा, दो या तीन या चार पांच वार्ड्स की भी एक कमेटी बन सकती है मिला के उनको। क्या वार्ड कमेटीज कैन बी कॉन्स्टिट्यूटिंग वन और मोर वार्ड्स, एक या एक से ज्यादा वार्ड्स एक कमेटी के मेंबर एक कमेटी के अंदर आ सकते हैं। और इनको मैंने आपको बताया किसके अंदर बनाया जाएगा, जो म्युनिसिपैलिटी का टेरिटोरियल एरिया है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 3 lakhs, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 lakhs। पॉपुलेशन अगर 3 लाख से ज्यादा है या 3 लाख है या उससे ज्यादा है, तो उस टेरिटोरियल एरिया की वो जो म्यूनिसिपैलिटी है, वो उन उनमें कमेटीज बनाई जाती हैं, ये वार्ड कमेटीज, और ये एक या एक से ज्यादा वार्ड्स को मिला के बनाई जाती हैं। और स्टेट के पास लिबर्टी है, स्टेट, अगेन स्टेट लेजिस्लेचर के पास लिबर्टी है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास आजादी है कि वो इसमें प्रोविजंस बनाए, इसमें अलग अलग जो है प्रोविजंस बनाए कि इसकी, इन कमेटीज की कॉम्पोजिशन कैसे होगी, कितने मेंबर्स होंगे, क्या किस तरह से उनको चुना जाएगा, और उनका मैनर क्या होगा चुनने का, इनकी सीट्स कैसे फिल की जाएंगी, कंपोजिशन, और इनकी सीट्स कितनी होंगी, सीट्स कैसे फिल की जाएंगी। और ये उन प्रोविजंस में भी बना सकते हैं, मतलब देयर आर अदर कमेटीज ऑल्सो, देयर आर अदर कमेटीज ऑल्सो, उनके उन ऊपर भी ये इस तरह की प्रोविजंस बना सकते हैं। मतलब वार्ड कमेटी तो बना ही सकते हैं, कुछ और भी कमेटीज बना सकते हैं, और उसके ऊपर भी जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, देयर नो ब्रेनर। सो देन कम्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो एससी के लिए, एसटीज के लिए, जैसे मैंने आपको पंचायत में बताया था कि एक्ट प्रोवाइड करता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हर म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन होना चाहिए। और रिजर्वेशन किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, प्रोपोर्शन किस में होना चाहिए, रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में, उसके मुताबिक आप इनको जो है रिजर्वेशन दीजिए। उसके बाद विमेन की रिजर्वेशन आती है, विमेन की भी रिजर्वेशन उसी तरह से आती है कि 1/3 आपको रिजर्वेशन देनी है विमेन को। और इसमें कौन इंक्लूड होंगे, जो एस सी एस टीज की वुमेन है वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी, उनकी जो सीट्स रिजर्व्ड है ऑलरेडी। देन रिजर्वेशन फॉर चेयरपर्सन, मैंने क्या बताया था उसमें भी आपको बताया था, म्यूनसिपल पंचायत में आपको बताया था 73rd अमेंडमेंट में भी ये रिजर्वेशन का इसी तरह से जो चलता आ रहा था प्रोविजन, कि स्टेट लेजिस्लेचर बोल सकता है कि आप चेयरपर्सन के लिए भी, जो म्यूनसिपैलिटीज के चेयरपर्सन है उनके लिए भी सीट रिजर्व कीजिए। चेयरपर्सन मेंबर्स के लिए तो कीजिए ही कीजिए, चेयरपर्सन के लिए भी कीजिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन के लिए। और ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किस तरह से होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस किस तरह से होगा, ये हमारे स्टेट लेजिस्लेचर फिर से बताएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका ड्यूरेशन, कि हर म्यूनिसिपैलिटी का ड्यूरेशन जो है दैट इज ऑफ 5 years। लेकिन इनको डिसॉल्व किया जा सकता है, दे कैन बी डिसॉल्व, इनको डिसॉल्व किया जा सकता है, दे कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन। इन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया तो भी इनको डिसॉल्व किया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर अपना 73rd अमेंडमेंट में पंचायत वाले, तो यहाँ पे भी फ्रेश इलेक्शन होंगे, फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और फ्रेश इलेक्शन किस सिनेरियो में होंगे, कि अगर तो वो अपना ड्यूरेशन खत्म करने से पहले एक्सपायर हो जाती है, फ्रेश इलेक्शन करवाने हैं कि जो उनका रिमेनिंग ड्यूरेशन है ना उससे पहले पहले, एज सून पॉसिबल, उनका ड्यूरेशन खत्म होने से पहले अगर वो डिसॉल्व हो जाती है तो उनका क्या करवाना है, फ्रेश इलेक्शन करवाना है। और अगर जो डिसोल्यूशन है वो
6 मंथ पहले हुआ है, मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, उनके जो रेजोल्यूशन था ना, उनके 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो फ्रेश इलेक्शंस करवा देने। और एक चीज इसमें नोट करने वाली और क्या है कि म्युनिसिपैलिटी अगर अपने डिसोल्यूशन से, अपने एक्सपायरी होने से पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो उनका फुल टर्म एंजॉय नहीं करेगी नई वाली जो आएगी। गॉट इट? वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, फुल टर्म नहीं मिलेगा उनको। मतलब जो रिमेनिंग पीरियड है ना, उतने के लिए वो ऑफिस में आएंगे। गॉट इट? तो ये दिस वाज ऑल अबाउट ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज के 6 महीने के अंदर अंदर उनको फ्रेश इलेक्शंस करवाने हैं उनके डिसोल्यूशन के बाद। और जो नई आपकी चुन के आएगी म्युनिसिपैलिटी, उसको फुल टर्म इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। मतलब अगर 5 साल का टर्म है और आप डिसॉल्व हो जाते हैं 2 साल के बाद, डिसॉल्व इन 2 इयर्स, तो जो रिमेनिंग 3 इयर्स हैं, जो रिमेनिंग 3 इयर्स हैं, उसके लिए जो ये फ्रेश इलेक्शन से आएगी ना, म्युनिसिपल जो बॉडी आएगी, वो उस रिमेनिंग 3 साल के लिए आएगी, नॉट फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 इयर्स। गॉट इट? सो नेक्स्ट कम्स क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 21 साल के जो ऊपर के लोग हैं, 21 साल की आपकी अगर उम्र हो चुकी है, तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज का, अर्बन लोकल बॉडीज आई वुड से। और ये तो आपकी आगे क्वालिफिकेशन। और डिसक्वालिफिकेशन में मैंने वही बताया था कि अगर जो आपका जो कोई लॉ बना रहा है, आपका स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बना रही है फॉर द टाइम ऑफ इलेक्शंस, कि इलेक्शन के पर्पज के लिए कोई लॉ बन रहा है, और आपकी स्टेट लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया है, तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर कोई दूसरा लॉ है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी लॉ है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर जो इस रिगार्ड में बनाया गया है, एक तो लॉ आ गया ना कि जो टाइम बीइंग के लिए है, इलेक्शंस के लिए है, वो लॉ। और उसके अलावा अगर कोई लॉ है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसके अलावा कोई लॉ है अंडर द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आप उसको भी भंग कर देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है, दैट इज डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर। अब आपको यहाँ पे मैंने दो लॉज बताए, कौन से दो लॉज हैं, कि एक लॉ तो जो टाइम बीइंग के लिए लगा है, टाइम बीइंग के लिए, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, टाइम बीइंग फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन के बाद वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए बना गया। और एक लॉ तो वही आ गया ना जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाती है, लॉज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो उनके ऑर्डिनरीज लॉ चल रहे होते हैं, उसको भी तो आपने वो नहीं करना है। उस लॉ के अंडर भी अगर आप कोई डिस्क्वालीफाई आप हो जाते हैं, तो उस लॉ को भी अगर आप ब्रीच कर देते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर कौन देखेगा, उसमें अथॉरिटी किसकी है? अथॉरिटी है स्टेट लेजिस्लेचर की। अथॉरिटी इज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको फिर से बताया होगा कहीं नीचे स्लाइड में, कि जो कोर्ट्स होते हैं ना, वो उनके पास जो है इलेक्शन की मैटर्स सुनने की ताकत नहीं है। ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर देखेगा, स्टेट देखेगा कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन सही है या नहीं। उसके बाद आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इनके पास अथॉरिटी होती है कि अर्बन लोकल बॉडीज या आपकी जो पंचायत है उनके इलेक्शन करवाने की। और ये क्या करते हैं, ये सुपरिंटेंडेंस करते हैं, यही सब चीजें देखेंगे उन इलेक्शंस के बारे में, यही डायरेक्ट करेंगे बॉडीज को, या यही डायरेक्शन देंगे कि किस तरह से आपने जो है करना है, इलेक्शन का प्रोसीजर किस तरह से चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका आता है रोल, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। वोटर लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, आप वोटर लिस्ट नहीं बोलेंगे, आप इलेक्टोरल रोल्स बोलेंगे। सो आपके इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन जो है वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा।
और स्टेट इलेक्शन कमीशन ही म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को हेड करता है। उनकी अथॉरिटी के अंदर ये होते हैं, जिस तरह से पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। और इन्हीं को स्टेट और इनके रिगार्ड में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्ड में लॉज बनाना, प्रोविजंस बनाना, वो किसके हाथ हाथ में है? वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है। इट इज द स्टेट लेजिस्लेचर जो कि एम्पावर्ड है टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत फॉर दैट मैटर। गॉट इट? नाउ कम्स पावर एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? तो म्युनिसिपैलिटीज को पावर्स एंड फंक्शंस कौन देगा? मैं काफी बार ये चीज रीइटरेट कर चुका हूँ, ये स्टेट लेजिस्लेचर देंगे इनको पावर्स। लोकल गवर्नमेंट्स को पावर्स और अथॉरिटीज, इनके फंक्शंस कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। इट इज द स्टेट लेजिस्लेचर, excuse me, yeah, it is the state legislature which talks about the powers and functions of our municipalities और बाकी जो हमारे सेल्फ गवर्नमेंट के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए भी। तो क्या पावर्स होंगी? प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स बनाने हैं। सोशल जस्टिस के प्लान्स बनाने हैं कि सोशल जस्टिस किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा आपकी जो लोकल गवर्नेंस है उसमें। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको किस तरह से स्टेट में इम्प्लीमेंट करना है, अगेन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। देन कम्स फाइनेंसेस। स्टेट लेजिस्लेचर ही इंपावर करेगी कि आप किस किस जगह से फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं अपना। स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगी, स्टेट की असेंबली ही बताएगी कि आप ये मैंने आपको तीन ऊपर भी बताए थे, फिर से मैं रीइटरेट कर रहा हूँ। ये ऑथराइज करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज को कि आप टैक्स लगाएं, आप कलेक्ट करें। टैक्स कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूटीज कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ से टोल्स ले सकते हैं, एक्सेट्रा, फीस, अप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्सेस, ठीक, वो सब चीजें ये ऑथराइज करेंगे। फिर असाइन कर सकते हैं। असाइन और ऑथराइज में मैंने आपको मतलब बताया था। असाइन मतलब बोल देंगे म्यूनिसिपैलिटीज को कि आप ये टैक्सेस यहाँ से कलेक्ट कीजिए, टोल्स कलेक्ट कीजिए, ड्यूटीज कलेक्ट कीजिए। आप यू शुड लिसन टू द टर्म, कलेक्ट कीजिए, लगाइए नहीं, कलेक्ट कीजिए। जो लगाएगा कौन, कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में उन चीजों को कलेक्ट कीजिए, बाकी फिर हमें हमें आके वो हैंड ओवर करें। गॉट इट? इसमें ऑथराइज में तो हो गया कि आप लगाओ, कलेक्ट करो, खुद अपने पास रखो। ये है कि कलेक्ट करो और फिर हमें दो आगे आके, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं ग्रांट्स। ग्रांट्स इन एड, किस तरह की ग्रांट्स देनी है जो म्यूनिसपैलिटीज को, फिर किस तरह के फंड्स जो हैं वो बनाने हैं म्यूनिसपैलिटीज के लिए। गॉट इट? तो ये सब चीजें आपकी फाइनेंसिस के अंडर आ जाती हैं। और उसके बाद फाइनेंस कमीशन आता है। यहाँ पे मैं शायद लिखना भूल गया। तो फाइनेंस कमीशन आता है, better write it with that pen only. फाइनेंस कमीशन। एंड जैसा हमने 73rd अमेंडमेंट पे पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन का मोरलेस वही रोल है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। तो वो क्या बताएगा? वो फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि आपकी म्यूनिसपैलिटीज की क्या फाइनेंशियल पोजीशंस चल रही हैं हर 5 सालों में, कि उनकी जो फाइनेंसिस हैं किस तरह से चल रही हैं। वो फिर रिकमेंडेशन देगा उनके बारे में। रिकमेंडेशन किसको देगा? गवर्नर को देगा। गवर्नर राइट इट कंप्लीटली। तो ये जो है, जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, ये किस बारे में बात करेगा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है आपको। जो आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं उन टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है बिटवीन स्टेट्स एंड म्यूनिसपैलिटीज।
डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, कि कहाँ कहाँ टैक्स लगाना है कहाँ कहाँ नहीं, डिटरमाइन द टैक्सेस जो म्यूनसिपैलिटीज को देने हैं आपने, उनको किस तरह की ग्रांट्स देनी है, वही जो ऊपर हम बात करते आ रहे हैं कि उस उनको किस तरह से किस तरह की ग्रांट्स देनी है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे इंप्रूव करना है, इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, कि अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उनको कैसे इंप्रूव करना है, और बाकी जो रिकमेंडेशन, और फिर गवर्नर जो है वो ये रिकमेंडेशंस कमीशन की है, इनको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे, और फिर सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन है, सेंटर वाला जो में बड़ा वाला फाइनेंस कमीशन जो मैंने आपको पीछे पहले लेक्चर्स में पढ़ाया है, तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो सजेस्ट करेगा मेजर्स इसके बारे में, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के हैं ना, कंसोलिड मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है और फिर हर स्टेट का भी एक कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो फिर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करेगा ये रिपोर्ट्स देख के कि आप के कंसोलिडेटेड फंड जो स्टेट के हैं, और उनसे आप कितनी रिसोर्सेज निकाल के म्यूनसिपैलिटीज को दीजिए ताकि उनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो सके, और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे बोलेगा, फाइनेंस सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, वो मतलब वो एक मेजर्स देगा, वो सॉल्यूशंस देगा कुछ कि आप किस तरह से बेटर कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन टू यूटीज। अगेन प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास पावर है ये कि यूटीज पे किस तरह से, प्रेसिडेंट्स पावर, कि वो इन एक्ट्स को किस तरह से यूनियन टेरिटरीज पे लगाना चाहते हैं, क्या कोई एक्सेप्शंस के साथ लगाना चाहते हैं, विदाउट एक्सेप्शंस लगाना चाहते हैं, या कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट जब यूटीज की बात आती है। देन अगेन कम्स एग्जेम्प्टेड एरियाज। तो दिस एक्ट, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, कि दिस एक्ट डजंट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट। ये दार्जिलिंग एक आती है इसके, इसमें आप एक नोट कर लीजिए, काउंसिल दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो उसके पावर्स और फंक्शंस को ये इफेक्ट नहीं करेगा, और द एक्ट जनरली डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स। वहां पे हमने आपको बता दिया क्यों, कैसे लगेगा, क्योंकि ये तो टाउन्स एंड सिटीज के लिए है ना, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, उनकी तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं होती जनरली, तो वहां पे वो पैसा एक्ट लग गया जो मैंने आपको पहले बताया था। पंचायती प्रोविजंस, पंचायत प्रोविजंस एग्जाम जो एक्सटेंशन एक्ट है फॉर फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, वो तो पहले शेड्यूल्ड एरियाज में हमने लगा दिया, तो इसकी क्या जरूरत है, ये तो बड़ी बड़ी सिटीज के लिए है ना, बड़े कॉरपोरेशंस के लिए, तो दिस इज एग्जेम्प्टेड। और इसके अंदर ना अब दो चीजें आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि ये कमेटी जो डीपीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज डीपीसी, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगती है, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट पे लगेंगी। इनको क्या करना होता है, कंसोलिडेट करने होते हैं प्लान्स, कंसोलिडेशन ऑफ प्लान्स, कंसोलिडेटेड मतलब कंसोलिडेशन माने कि आपने जो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज ने अलग अलग प्लान्स बनाए हैं, या अलग अलग बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज में, उनको कंसोलिडेट करना है, जो डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत ने मिलके बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट में तो अलग अलग एरियाज के लिए, कोई एरिया छोटा है, कोई एरिया बड़ा है, कहीं पे पंचायत होगी, कहीं पे म्यूनिसिपैलिटी होगी, तो ये सारे, ये जो इनके सबके प्लान इकट्ठे करने हैं और उनको कंसोलिडेट करना है, उनको एक जगह पे एक साथ लेके आना है, और फिर उनकी प्रिपरेशन करनी है, फिर उनको आगे लेके जाना है। इनके पास, इनको फिर क्या होती है, इनको एक ड्राफ्ट करना होता है डेवलपमेंट प्लान, डेवलपमेंट प्लान फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए इनको डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है। और स्टेट लेजिस्लेचर, फिर से स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट का जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो प्रोविजंस बना सकती है, डिफरेंट लॉज बना सकती है, डिफरेंट एक्ट्स बना सकती है, कि इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की क्या कंपोजिशन होगी, इनकी, इनमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, किस तरह से इनका वो होना चाहिए, चयन होना चाहिए, इलेक्शन किस तरह से होने चाहिए।
इनके फंक्शंस क्या होंगे, उनको भी बढ़ा घटा सकती है सच सच कमेटीज, और इनके चेयरपर्सन्स वगैरह किस तरह सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को बनाते समय जो है कॉमन इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज का कॉमन इंटरेस्ट क्या है, उनका उनके पास रिसोर्सेज किस तरह से अवेलेबल हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और इन इंस्टीट्यूशन से, इन ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नर के साथ कंसल्टेंसी लेके ही आप वो बना सकते हैं इनके बारे में जो रूल्स एंड प्रोविजंस हैं, और इन कमेटीज को बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट का प्लान, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की कंसोलिडेट करके चलती है प्लान्स को, और पूरी डिस्ट्रिक्ट का एक डेवलपमेंट प्लान बनाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है डीपीसी। उसके बाद होती है एमपीसी, यानी कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन होता है एक डेवलप्ड एरिया होता है जो बाकी एरिया से थोड़ा ज्यादा, एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, वो थोड़ा मेट्रोपॉलिटन मतलब थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। तो इनके पास, इनको भी करना वही होता है, डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है, डेवलपमेंट प्लान ही बनाना है इनको भी। और स्टेट लेजिस्लेचर फिर से उन्हीं चीजों पे प्रोविजंस बना सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया। स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो प्रोविजंस बना सकते हैं रिगार्डिंग दोज थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू अपवर्ड्स, की कंपोजिशन कैसे होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, फंक्शंस क्या होंगे। और इनको बनाते समय भी वही चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो म्यूनसिपैलिटीज हैं उनके प्लान्स और उनकी पंचायत को किस तरह से लेके चलना है, उनके कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स क्या हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के। फॉर एग्जांपल उनके बीच में वाटर शेयरिंग किस तरह से हो रही है, नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेज किस तरह से शेयर करनी है, और ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज किस तरह से है, हमारे गवर्नमेंट की किस तरह से है, स्टेट गवर्नमेंट की किस तरह से, इंडिया की गवर्नमेंट की किस तरह से है। तो मेट्रोपॉलिटन एक एरिया जो है, ये बस इसका ऊपर वाली कमेटी से यही सेपरेशन है कि वो पूरी डिस्ट्रिक्ट की होती है, और ये अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एज ए मोर डेवलप्ड, मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, तो अल्ट्रा मतलब अर्बन, अर्बनाइजेशन जहाँ पे काफी ज्यादा स्तर पे हो चुकी है, वो एरिया जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं। तो उन एरियाज में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी अलग से बनाई जाती है। गॉट इट? सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट कमेटीज म्यूनसिपैलिटीज में आती हैं। उसके बाद कोर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि कोर्ट्स इलेक्टोरल मैटर्स में इनके नहीं आ सकते हैं म्यूनसिपैलिटीज के। उसके बाद 12th शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था, इसमें 18 फंक्शंस होते हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, टाउन प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए, लैंड यूज किस तरह से होना चाहिए, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के क्या क्या रूल्स होंगे, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट की किस तरह से प्लानिंग होगी, रोड्स के बारे में, ब्रिजेस के बारे में, वाटर सप्लाई के बारे में, पब्लिक हेल्थ। देन देयर वर सब्जेक्ट्स लाइक अर्बन फॉरेस्ट्री किस तरह से होगी, एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, वीकर सेक्शन को किस तरह से सेफ गार्ड करना है, स्लम्स होती हैं अर्बन एरियाज में उनको किस तरह से अपग्रेड अपग्रेड करना है, पॉवर्टी एलिवेशन कैसे लाना है, कल्चर को कैसे प्रमोट करना है, एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट करना है, बरियल्स जो क्रिमेशंस जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, तो बरियल ग्राउंड्स किस तरह से होंगे, क्रिमेशन ग्राउंड्स किस तरह से होंगे, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम्स होते हैं जहाँ पे बिजली से आपकी जो बॉडी है उसको क्रिमेट किया जाता है। तो वो उस उन तरह की किस तरह से, उनको किस तरह से लेके चला जाएगा, उनके ग्राउंड्स क्या होंगे। सो ऑल दीज पब्लिक अबाउट पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक एमिनिटीज, उनको किस तरह से लेके चलना है, उनके इस तरह 18 जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताए। सो दीज 18 सब्जेक्ट्स कम अंडर द 12th शेड्यूल। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स। अर्बन गवर्नमेंट्स तो हमने पढ़ लिया क्या होती है, लेकिन अब टाइप्स होती हैं इनकी। टाइप्स क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक टाइप है, म्युनिसिपैलिटी एक टाइप है, फिर उसके बाद टाउनशिप क्या होता है, पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होती है, टाउन एरिया कमेटी क्या होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड आपने नाम सुना होगा, कैंट एरिया जिसको आप आपके शहर में अगर कोई
आर्मी एरिया होगा जो आर्मी के अंडर आता होगा, तो वहाँ उसको हम कैंट बुलाते हैं। कैंट बोर्ड क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। स्पेशल पर्पस एजेंसी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये ना बिग सिटीज, जो बहुत बड़ी सिटीज होती हैं वहां पे बनाया जाता है, बिग सिटीज। सबसे बड़ा यहाँ पे यही बॉडी है। जैसे मुंबई हो गया, हैदराबाद, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। तो ये बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वहां पे बनाया जाता है। इसमें तीन अथॉरिटीज आती हैं, काउंसिल आती है, स्टैंडिंग कमेटी आती है और कमिश्नर आते हैं। और कमिश्नर आपको पता है मेजरली क्या होते हैं, एक आईएएस होते हैं हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर होते हैं। कंपोजिशन में आपको बताया मैंने, तीन होते हैं, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटीज और कमिश्नर। काउंसिल का काम होगा, ये लेजिस्लेटिव विंग की तरह काम करती है कि किस तरह से लॉज बनेंगे। इनमें काउंसलर्स होते हैं जो हमने डायरेक्टली देखा, पीपल इलेक्ट करते हैं, जो लोग इलेक्ट करते हैं, आप और हम इलेक्ट करेंगे, अपने काउंसलर से इलेक्ट करेंगे। और वो लोग जिनका म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस होता है। और इसका हेड कौन होता है, मेयर होता है ना। सुना है ना आपने, बड़ी बड़ी सिटीज में मेयर होता है, उसके नीचे डिप्यूटी मेयर होता है। फिर स्टैंडिंग कमेटी होती है। कमेटी का काम क्या है कि काउंसिल को फैसिलिटेट करना। कमेटीज का इतना ही काम है स्टैंडिंग कमेटीज का कि वो काउंसिल को फैसिलिटेट करती हैं इन देयर वर्क। और कमिश्नर जो है वो हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। हमने बताया काउंसिल जो है, इसमें क्या क्या आती है, काउंसिल आती है, कमेटी आती है, स्टैंडिंग कमेटीज, और कमिश्नर आते हैं। कमिश्नर, तो कमिश्नर मैंने आपको बताया मेजरली एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। ये काउंसिल जो है ये लेजिस्लेटिव बॉडी है और ये हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब ये लॉज बनाएंगे और ये उनको एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटीज जो, ये तो इनका एक विंग आ गया ना। इनका कौन सा विंग है काउंसिल का, एक इनको फैसिलिटेट करने के लिए, इनको मदद करने के लिए। ठीक है, और ये जो लॉज बनाएंगे ये इनको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे कमिश्नर। गॉट इट। सो काउंसिल में मैंने आपको बता दिया किस तरह से उनके इलेक्शन से डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और फिर उनसे एक मेयर बनाए जाते हैं। देन कम्स म्युनिसिपैलिटी। ये स्मॉलर सिटीज के लिए होते हैं, फॉर स्मॉलर सिटीज। सब चीजें सेम होती हैं, बस सिटी स्मॉल हो जाती है। स्मॉलर सिटी के लिए, छोटी सिटी या टाउन के लिए होते हैं ये। इनको म्युनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। म्युनिसिपैलिटी मैंने आपको ऊपर बताया था, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल एरिया। कहाँ बताया था ये बताया था ना, म्युनिसिपल एरिया, म्युनिसिपल काउंसिल, या फिर इसको आप म्यूनिसिपैलिटी भी बोल सकते हैं। तो ये मेजरली छोटे एरियाज के लिए होती हैं। छोटा टाउन जो कोई होता है उसके लिए होती है म्यूनिसिपैलिटी। और ये कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाता है। इसको म्यूनिसिपल कमेटी भी बोल देते हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड भी बोल देते हैं, सिटी म्यूनिसिपैलिटी भी बोल देते हैं। और यूनियन टेरिटरी के केस में इसको पार्लियामेंट बनाता है। स्टेट के केस में इसको स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, यूटी के केस में इसको पार्लियामेंट बनाएगा। इसमें भी वही तीन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इसमें भी वही तीन अथॉरिटीज होती हैं, काउंसिल, स्टैंडिंग काउंसिल, कमेटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसकी काउंसिल में फिर से वही, इनकी काउंसिल में भी लेजिस्लेटिव विंग होता है। काउंसिल के काउंसलर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय पीपल। और इनकी काउंसिल के हेड को चेयरमैन बोलते हैं या प्रेसिडेंट बोलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी इनकी भी फैसिलिटेट करेगी वर्क को। तो ये मोस्टली ये सेम ही है। इनकी भी, म्यूनिसिपैलिटी की भी जो हेड होते हैं इनकी, इसके म्यूनिसिपैलिटी के हेड को सीईओ बोला जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर बोला जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है। तो ऑल एवरीथिंग इज सेम एज इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जिस तरह से मैंने आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बताया, म्यूनिसिपल कमेटी भी, म्यूनिसिपैलिटी भी उसी तरह से चलती है। देन कम्स नोटिफाइड एरिया कमेटी। ये क्या है, नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या है? तो इसको एक गेजेट नोटिफिकेशन से, गेजेट जो भारत की गेजेट होती है ना, तो जिस तरह से भारत की गेजेट होती है उस तरह से स्टेट की भी गेजेट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन से इनको स्टैब्लिश करती है। और ये दो तरह के एरियाज के लिए बनाए जाते हैं, मेजरली दो तरह के एरियाज के लिए। किन दो तरह के एरियाज के लिए बनाए जाते हैं ये? तो वो दो तरह के एरियाज कौन से होते हैं? या तो एक फास्ट डेवलपिंग टाउन है कोई, जो
टाउन है ना वो बड़ी तेजी से डेवलप कर रहा है, उस केस में नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाएगी, जहां पे तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जहां पे तेजी से। और या फिर कोई ऐसा टाउन जो अभी तक म्युनिसिपैलिटी जहां पे बननी चाहिए उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, या तो वो टाउन है जो फास्ट डेवलप कर रहा है, या फिर नॉट येट रीच्ड द लेवल कि वहां पे म्युनिसिपैलिटी बनाई जाए, इतना बड़ा नहीं हुआ कि म्युनिसिपैलिटी बनाई जाए और इतना छोटा भी नहीं रह गया कि विलेज पंचायत बनाई जाए। और ये मतलब एक एक तो ये रीजन होना चाहिए, और एक ये भी तो रीजन होना चाहिए कि बड़ी फास्ट डेवलप कर रहा है, तो उन एरियाज में हम नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाते हैं। ये नॉमिनेटेड बॉडी होती है पूरी की पूरी तरह, इसको पूरी की पूरी तरह नॉमिनेट किया जाता है, कोई इलेक्शन नहीं होता यहाँ पे, दिस इज कम्प्लीटली ए नॉमिनेटेड बॉडी। चेयरमैन भी इसका नॉमिनेटेड होता है, और नॉमिनेट करता कौन है? स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर नॉमिनेट करता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर हमारा इनको नॉमिनेट करता है। तो ना तो ये इलेक्टेड बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये नॉमिनेटेड बॉडी है। और जो इसकी पावर्स हैं ये म्यूनिसपैलिटी की तरह ही होती हैं, सेम पावर्स होती हैं जैसे म्यूनिसपैलिटी की होती है। बस फर्क कितना आता है एक्सक्यूज मी, फर्क इतना आता है कि ये इलेक्टेड नहीं होती है, ये नॉमिनेटेड होती है पूरी तरह से। उसके बाद आता है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी कौन सी बॉडी होती है? इसके लिए ना, इसको सेटअप करने के लिए एक सेपरेट एक्ट लगता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का एक सेपरेट एक्ट लगता है किसी टाउन एरिया को बनाने का, और ये एक छोटे टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, स्मॉल टाउन। टाउन तो है लेकिन छोटा है, टाउन है नो डाउट लेकिन छोटा टाउन है। अब टाउन सिटीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या टाउन होता है, क्या सिटी होती है, क्या विलेज होता है। और फिर टाउन्स में भी देयर आर स्मॉल टाउन्स, देयर आर बिगर टाउन्स, देयर आर ट्रांजिशनल टाउन्स जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं कुछ ट्रांजिशनल है। देन देयर आर सिटीज, सम स्मॉल सिटीज सम बिगर सिटीज। तो वो सब डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएशन बहुत कम है इनमें, कोई अंतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पावर सभी की एक जैसी है, काम सभी के एक जैसे हैं। लेकिन क्या है, कोई बड़े स्टेट के लिए है, कोई कोई बड़े एरिया के लिए, कोई छोटे एरिया के लिए है, कोई ट्रांजिशनल एरिया के लिए है, तो कोई लेस डेवलप्ड एरिया के लिए है, कोई ऐसे ट्रांजिशनल एरिया के लिए है जहां पे डेवलपमेंट बड़ी तेज हो रही है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, वो सब चीजें आपको मैं सिर्फ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बता रहा हूँ। ये भी नॉमिनेटेड है जनाब, आपकी टाउन एरिया कमेटी, इट इज ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक सेकेंड, ये नॉमिनेटेड नहीं है, ये मैं इसी की बात कर रहा था। टाउन एरिया कमेटी जो है, टाउन एरिया कमेटी वो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर से बनती है, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से बनती है और स्मॉल टाउन के लिए बनती है। ये सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, पूरी तरह म्यूनिसिपल अथॉरिटी नहीं है, सेमी म्यूनिसिपल अथॉरिटी है। इसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस है, ज्यादा फंक्शंस नहीं है इसके पास। तो ये तो या तो नॉमिनेट भी हो सकती है या इलेक्टेड भी हो सकती है, ठीक है। इट कैन आइदर बी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। इसको नॉमिनेट भी किया जा सकता है, इलेक्ट भी किया जा सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। इसके बाद आते हैं आपके कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड, अब कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है? ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करता है ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन। किसकी? सिविलियन पॉपुलेशन की एडमिनिस्ट्रेशन करता है ये। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करता है सिविलियन पॉपुलेशन की इन कैंटोनमेंट एरियाज। सिविलियन पॉपुलेशन जो कैंटोनमेंट एरियाज में है, कैंट एरियाज में है, कैंट एरियाज, कैंटोनमेंट एरियाज कौन से होते हैं? जिनको मिलिट्री फोर्सेस, ट्रूप्स जो हैं वहां पे होते हैं, मिलिट्री की फोर्सेस वहां पे, छावनी होती है ना, छावनी क्या होती है? मिलिट्री की छावनी, जो जहां पे मिलिट्री रह रही होती है, जहां पे मिलिट्री का बेस होता है। तो उस बेस के अंदर कैंट एरिया जो बन जाता है, कैंटोनमेंट एरिया जो होता है, उस एरिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है सिविल पॉपुलेशन की, सिविलियंस की, मिलिट्री की नहीं, सिविलियंस की,
जो कैंटोनमेंट एरिया के अंदर रह रहे हैं, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनकी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती है। दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर होती है। इनका जो ये तो या तो इलेक्टेड भी हो सकते हैं, या नॉमिनेटेड बॉडी भी हो सकती है, या इलेक्टेड बॉडी भी हो सकती है। लेकिन इनका ऊपर कौन होते हैं, कमांडिंग कौन होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर होते हैं इनके। इनकी कमांडिंग कौन करता है, मिलिट्री ऑफिसर करते हैं। ओके। फिर उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है। इनकी जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, उनको मिलिट्री ऑफिसर हैं, उनको इस बॉडी का प्रेसिडेंट कहा जाता है। और इस बॉडी का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स के बीच में से ही इलेक्ट होकर निकलता है। 5 साल का ही होता है वो भी, टर्म उनका। और इनका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है ना, ये तो मैंने लेजिस्लेटिव बता दिया ना, ये इनका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईएएस होती है, ये म्यूनसिपैलिटी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ होते हैं। वैसे ही कैंटोनमेंट बोर्ड में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। इनके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं इस बोर्ड में, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो अपॉइंट करते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे यहाँ इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करने लग गए, और इनमें मिलिट्री के जो कमांडिंग ऑफिसर है वो रहेंगे, और इनको सेटअप सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ऑब्वियसली मिलिट्री, मैंने आपको क्या बताया था, मिलिट्री इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। मिलिट्री में स्टेट का कोई हक नहीं है। मिलिट्री इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, इट इज अ यूनियन सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट। इसको आप नहीं छेड़ सकते हैं, कोई भी काम इस पे स्टेट नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है। गॉट इट। अब इनमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इनके एरियाज की। कैटेगरी 1 2 3 4। 1 में जो सिविल पॉपुलेशन होनी चाहिए 50,000 के ऊपर होनी चाहिए। सेकंड कैटेगरी में 10,000 से 50,000 के बीच अगर सिविल पॉपुलेशन है आपकी कैंटोनमेंट एरिया में, तो वहाँ उस कैटेगरी सेकंड का जो है एरिया कहा जाता है। कैटेगरी थर्ड में 2500 से 10,000 लोग हैं अगर, और कैटेगरी फोर्थ में अगर 2500 से भी कम लोग हैं, तो उसको कैटेगरी फोर कैंटोनमेंट एरिया कहा जाएगा। और ये कैटेगरीज होती हैं कैंटोनमेंट्स की, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका टाउनशिप। ये भी आपने सुना होगा टाउनशिप। अब टाउनशिप क्या होता है, जो लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है ना, लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस, लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जो बड़ी बड़ी पब्लिक की जो कंपनीज, या आप कह लीजिए, या पब्लिक की इंडस्ट्रीज, पब्लिक यानी गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेस, पीएसयूज पढ़े हैं ना आपने, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो उस तरह से जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं, जो लार्ज होते हैं, बड़े एरिया में फैली होती है वो कंपनी, बड़े एरिया में फैली होती है वो इंडस्ट्री उनकी। तो वो जब सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करती है अपने स्टाफ को, अपने वर्कर, अब उनका स्टाफ और वर्कर जो है ना, वो उन्हीं की हाउसिंग कॉलोनी कॉलोनी उन्होंने बनाई होती है, जो अपने प्लांट के साथ, उनकी जो प्लांट होता है ना, कंपनी का जो प्लांट है जहाँ पे सारी सर्विसेज या जो मैन्युफैक्चर प्लांट हो रहा है, उस प्लांट के इर्द गिर्द ही उन्होंने एक कॉलोनी बना ली होती है, हाउसिंग कॉलोनी। और जहाँ पे उनके वर्कर्स रह रहे होते हैं, उनका स्टाफ रह रहा होता है, उनके एम्प्लॉयज रह रहे होते हैं। तो फिर उन, मान लीजिए, उस सारे एरिया में फिर सिविक एमिनिटीज वो खुद प्रोवाइड करती है। अपने प्लांट के आगे पीछे उन्होंने कॉलोनी बना ली, हाउसिंग कॉलोनी बना ली, और उन कॉलोनीज में उनके वर्कर्स रह रहे हैं, उनका स्टाफ रह रहा है, और उसको क्या है, उन सबको वही जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, वो पब्लिक एंटरप्राइज ही प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली ये तो इलेक्टेड बॉडी है नहीं, इट इज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी। और जो इसके सारे मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटर होगा, टाउन एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं इस केस में, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको टाउन एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। तो टाउन एडमिनिस्ट्रेटर को और इसके सारे मेंबर्स को एंटरप्राइज खुद ही अपॉइंट करती है। ठीक है। टाउनशिप एरिया ना, आप यहाँ ये कहाँ देखेंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट्स में देखेंगे।
या इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी सिटीज होती है, जैसे भोपाल हो गया, तो जैसे हैदराबाद में होती हैं ये इस तरह की बड़ी बड़ी टाउनशिप्स कि पब्लिक एंटरप्राइज होती हैं, उन्होंने एक एरिया घेरा होता है, बड़ा सा एरिया घेरा होता है, काफी बहुत बड़ा, उसी के अंदर उनके वर्कर्स रह रहे होते हैं, उसके अंदर ही उनकी सारी एमिनिटीज होती हैं, वो खुद ही अपनी सारी एमिनिटीज को प्रोवाइड करते हैं, सारी एमिनिटीज को जो है, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो सारी खुद ही मैनेज करते हैं और खुद ही अपने प्लांट को चलाते हैं पूरी तरह से, तो फिर उसको टाउनशिप कहते हैं, मतलब वो अपना ही छोटा सा एक टाउन बना लेते हैं अंदर उस जगह में, तो उसको टाउनशिप कहा जाता है। फिर आता है पोर्ट ट्रस्ट, तो ये इसमें तो कुछ नाम ही बता रहा है सारा कुछ, ये पोर्ट एरियाज में बनाया जाता है, जैसे चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, तो ये पोर्ट एरियाज में बनाया जाता है इंडिया के। और इसको बनाने का क्या रीजन है कि पोर्ट्स की मैनेजमेंट को ना एक बेटर तरीके से किया जाए। पोर्ट्स बड़े सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वहां से पूरे हर स्टेट में पोर्ट तो होता नहीं है, जिस स्टेट के साथ समंदर लग रहा होगा, जिस स्टेट के साथ पानी लग रहा होगा, बड़ी बॉडी, सी की बॉडी लग रही होगी, कोलकाता में, मुंबई में, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो इन तरह इनके इधर पोर्ट्स बने होते हैं, बंदरगाह बने होते हैं, जहां पे बड़ी बड़े शिप्स आते हैं, बड़े बड़े हमारे कंटेनर्स लेके आते हैं वो शिप्स, पूरा देश का जो है बिजनेस, पूरा देश का ट्रांसपोर्ट एक तरह से एक एक एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक एरिया ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे चलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा पोर्ट से होता है, तो वो सेंसिटिव एरिया हो जाता है स्टेट के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मैनेज करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है। और पोर्ट्स के आगे पीछे जो लोग रह रहे होते हैं, जो उसकी विसिनिटी में लोग रह रहे होते हैं, विसिनिटी मतलब उनके आसपास, उनके एरिया के इर्द गिर्द जो लोग रह रहे होते हैं, उसके लिए पोर्ट एरियाज बनाए जाते हैं, उन लोगों को सिविक एमिनिटीज पोर्ट ट्रस्ट प्रोवाइड करता है, और ये पार्लियामेंट बनाता है। गॉट इट? देन कम्स एट लास्ट स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो स्टेट बनाती हैं स्पेशल पर्पस एजेंसीज, इनको डेजिग्नेटेड, जैसे आप नाम से ही पता लगा पा रहे हैं स्पेशल, तो स्पेशल मतलब ये स्पेशल टास्क के लिए आती है, इनको डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज दी जाती हैं, डेजिग्नेटेड मतलब इनको जो काम कहा जाएगा ये वही काम कर देंगे, डेजिग्नेटेड एक्टिविटीज या स्पेसिफिक फंक्शंस, मतलब ये सब चीजें नहीं करेंगे, इनको जो ड्यूटी प्रोवाइड की जाएगी ये उसी के लिए काम करेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक ड्यूटी, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी जो इनको करने के लिए कही जाएगी, ये एजेंसी वो आपको करके दे देगी। ये फंक्शन बेस्ड है, ये एरिया बेस्ड नहीं है, दीज आर फंक्शन बेस्ड। ऑब्वियसली जो फंक्शन करवाना है इनको वो बताइए, ये फंक्शन बेस्ड है, ये एरिया बेस्ड थोड़ी है, ये आप कहीं भी बना सकते हैं, ये फंक्शन बेस्ड है। सिंगल पर्पस, यूनिपर्पस बॉडी कहा जाता है इनको, इनका एक ही पर्पस होता है, सिंगल पर्पस है ये, इनका काम हुआ, काम खत्म बस। जैसे हाउसिंग बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स, तो इनका एक ही काम है, ये वो काम करेंगे और इनका काम खत्म। स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर बनाई जाती हैं, ये ऑटोनोमस है नेचर में, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, ये अर्बन लोकल बॉडी से, किसी म्यूनसिपैलिटी या किसी उसके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आएगी, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगी, तो दीज आर नॉट सबॉर्डिनेट टू लोकल म्यूनसिपल बॉडीज। गॉट इट? तो ये मैंने आपको सब बता दिया है, सब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया, देन कम्स टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी, तो ये मैंने आपको सब बता दिया है डिटेल से कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। देन कम्स म्युनिसिपल पर्सनल। म्युनिसिपल पर्सनल यानी जो म्युनिसिपैलिटी में जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है। तो एक तो होता है सेपरेट पर्सनल सिस्टम। सेपरेट पर्सनल सिस्टम क्या होगा? हर जो लोकल बॉडी है, जो लोकल बॉडी है, जो लोकल अर्बन, लोकल गवर्निंग बॉडी है कोई भी, तो वो कंट्रोल अपॉइंट और अपने लोगों को, अपने अपॉइंट एंड कंट्रोल, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपने जो लोग हैं, उनको खुद करती हैं अपॉइंट, दे डू इट ऑन देयर ओन।
उनके खुद के पर्सनल जो हैं, उनके खुद के जो जिनको उन्होंने अपॉइंट करना है, जो इसको एडमिनिस्टर करेंगे, जो इसको कंट्रोल करेंगे, वो अपने पर्सनल को खुद करते हैं। मतलब मैं एक लोकल बॉडी हूँ, सपोज हम एक लोकल बॉडी हैं, गवर्नेंस की एक लोकल बॉडी है, लोकल गवर्निंग बॉडी है। तो हमने अपने लोगों किनको एम्प्लॉय करना है, किनको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, कौन क्या देखेगा, तो वो हम खुद देखेंगे। नो बडी इज गोइंग टू डू दैट। और ये जो लोग होते हैं, ये जो एम्प्लॉयज होते हैं, ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब इनकी ट्रांसफर नहीं होगी फिर कहीं उससे बाहर, लोकल बॉडी से किसी दूसरी लोकल बॉडी में नहीं जाएंगी। मतलब अगर ये पंचायत का एम्प्लॉय है, तो ये कल को जाके प्रमोशन लेके म्यूनसिपैलिटी में नहीं जा सकता। तो ये मोस्ट वाइडली, ज्यादातर यही होता है। मोस्ट प्रेवलेंट सिस्टम यही है। मतलब ज्यादातर इसी सिस्टम को यूज किया जाता है। देन कम्स यूनिफाइड पर्सोनल सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी आपके एम्प्लॉयज को। आपकी लोकल बॉडी के एम्प्लॉयज को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और ये क्या होता है? इनके पास स्टेट वाइड कैडर होता है। स्टेट वाइड मतलब आप, स्टेट वाइड कैडर मतलब आप इनको स्टेट में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टेट की स्टेट के अंदर काफी सारी लोकल बॉडीज होंगी ना। स्टेट में कुछ मैंने आपको बताया, कुछ विलेज एरियाज होंगे, कुछ डेवलप्ड एरियाज होंगे, कुछ मेट्रोपॉलिटन एरियाज होंगे। तो आप क्या कहेंगे कि इनको, इनके पास स्टेट वाइड कैडर होता है। ये कल को एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, कल को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, पूरी स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं। इनको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये हो गया यूनिफाइड पर्सोनल सिस्टम। अब इनके पास स्टेट वाइड कैडर है, तो ऑब्वियसली दे आर ट्रांसफरेबल। इनको स्टेट में, स्टेट वाइड कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है बिटवीन लोकल बॉडीज। अलग अलग लोकल बॉडीज का काम कर सकते हैं ये सेपरेट वाले खाली अपनी बॉडी का काम करेंगे, अपनी लोकल बॉडी का काम करेंगे। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड पर्सोनल सिस्टम। तो इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं और जो लोकल बॉडीज के जो एम्प्लॉयज हैं, ये दोनों ही इस सेम सर्विस के पार्ट बनते हैं। म्युनिसिपल पर्सनल इंटीग्रेटेड सिस्टम में स्टेट सर्विसेज का पार्ट होते हैं। तो ये सिर्फ स्टेट में ही ट्रांसफर नहीं हो सकते। मतलब स्टेट की बॉडीज में ही ट्रांसफर, हमने यूनिफाइड में क्या कहा, आप स्टेट में इनको ट्रांसफर करें, स्टेट की लोकल बॉडीज में। तो ये जो इंटीग्रेटेड में आते हैं ना, दे आर ट्रांसफरेबल नॉट ओनली बिटवीन द लोकल बॉडीज, बट ऑल्सो बिटवीन लोकल बॉडीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि इनको सिर्फ लोकल बॉडीज का काम ही नहीं करना है, इनको स्टेट गवर्नमेंट का भी काम करना पड़ सकता है। मतलब ये वाले जो लोग हैं ना, यूनिफाइड पर्सनल वाले लोग हैं, ये म्युनिसिपैलिटी में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएंगे, मतलब लोकल बॉडीज में ही घूमते रहेंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड पर्सनल जो है ना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के, ये स्टेट गवर्नमेंट के पर्सनल्स होते हैं। ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पर्सनल्स होते हैं। और इनको, ये जो म्युनिसिपल पर्सनल होते हैं, ये स्टेट सर्विसेज से आते हैं। स्टेट सर्विसेज से आते हैं। तो मतलब ये लोकल बॉडीज नॉट ओनली, नॉट, उप्स, तो दे आर ट्रांसफरेबल नॉट ओनली बिटवीन लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट। स्टेट की लोकल, इनको हम स्टेट की लोकल बॉडीज में ट्रांसफर कर रहे थे। आप म्यूनसिपलिटी में चले जाइए, आप आज पंचायत में चले जाइए, आप कल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाइए। इनको इस तरह से ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन इंटीग्रेटेड पर्सनल वाले जो होते हैं, दे आर ट्रांसफरेबल नॉट ओनली बिटवीन लोकल बॉडीज ऑफ स्टेट, बट ऑल्सो between local bodies and department of the states, between local bodies and departments of the state। मतलब आपने लोकल बॉडी में काम किया, अब आप जाके स्टेट के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कीजिए।
ठीक है, आप लोकल सर्विस भी कीजिए, आप स्टेट सर्विस भी कीजिए। आपने म्यूनसिपैलिटी में काम किया आज, आपने आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम किया, अब आप कल जाइए और जाके स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कीजिए। तो मतलब इनको सिर्फ लोकल बॉडीज तक सीमित नहीं रखा जाता, इनको स्टेट के बाकी डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर किया जा सकता है। गॉट इट? सो दिस दिस इज ऑल अबाउट म्युनिसिपल personnel. Then the last topic in municipality is municipal revenue. तो म्यूनिसिपल रेवेन्यू में हम देखेंगे किस तरह से म्यूनिसिपैलिटी के रेवेन्यूज आते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी जो फंक्शन परफॉर्म करती है, अपने पर्सनल को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को सैलरीज देती है, तो उसके लिए उनको फंड्स तो चाहिए ना। फंड्स की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो देयर आर ब्रॉडली फाइव सोर्सेज, देयर आर ब्रॉडली फाइव सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकी इनकम के पांच सोर्सेज हैं। तो वो पांच सोर्सेज क्या हैं? एक, दो, तीन, चार और पांच सोर्सेज। हम देखते हैं क्या है पांच सोर्सेज। तो सबसे पहला और सबसे प्रेवलेंट तो टैक्स रेवेन्यू है, कि टैक्सिंग करके, ये टैक्सेशन करके रेवेन्यू लाएंगे। उसके बाद इनके नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, विदाउट टैक्सिंग, जो टैक्स करके नहीं आएंगे। फिर ग्रांट्स इनको दी जाती हैं स्टेट से। फिर उसके बाद लोन्स इनको दिए जाते हैं, लोन्स ये रेज कर सकते हैं। और एट द लास्ट देयर इज डेवल्यूशन। डेवल्यूशन का मतलब है कि विद टाइम टू टाइम जो फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, स्टेट का फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो वो बताता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के अंदर किस तरह से फंड्स को ट्रांसफर करें, कितना फंड स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और कितना फंड जो है लोकल बॉडीज को मिलेगा। ठीक है, ये उसके थ्रू आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है जो, उसमें से फंड्स ट्रांसफर करती है, ग्रांट्स देती है लोकल बॉडीज को। ये ग्रांट्स किसके अंदर आती हैं? आर्टिकल 243 एक्स सी के अंदर आते हैं। जो ग्रांट्स हैं, वो आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर आते हैं। और जो डेवोल्यूशन है, मतलब स्टेट कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बताएगा आपको कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बोलेगा कि आपने जो पैसा इकट्ठा किया है टैक्स वैक्स लगा के, जो भी करके, आप इतना पैसा अपने पास रखिए स्टेट गवर्नमेंट, और इतना पैसा जो ट्रांसफर कीजिए इतने फंड्स को लोकल बॉडीज को। तो ये आर्टिकल 243 वाई के अंडर आता है। देन देयर आर लोन्स के, अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो लोन्स रेज कर सकती हैं फ्रॉम द स्टेट एज वेल एज फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो जब बोरो करती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। ठीक है। एंड देन कम्स नॉन टैक्स रेवेन्यूज एंड टैक्स रेवेन्यूज। तो टैक्स रेवेन्यूज जो हैं, आर्टिकल आर्टिकल 243 एक्स जो है वो बताता है कि हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल रेवेन्यू आएगा वो प्रॉपर्टी टैक्स से आ सकता है, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जा सकता है। एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जा सकता है। देन प्रोफेशनल टैक्स लगाया जा सकता है, प्रोफेशनल टैक्स लगाया जा सकता है। वाटर टैक्स लगाया जा सकता है, लाइटिंग टैक्स लगाया जा सकता है, मार्केट टैक्स लगाया जा सकता है। टोल्स जो होते हैं ब्रिजेस पे वो लगाए जाते हैं। तो दीज आर सर्टेन टैक्स रेवेन्यूज। देन कम्स द सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज। इसकी क्या सोर्सेज हैं? तो म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज पे रेंट, रेंट ऑन म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टीज पे म्युनिसिपैलिटी रेंट ले सकती है, फीस ले सकती है, फाइन्स ले सकती है। फीस पता है ना आपको? आजकल जो हमारी कचरा लेने वाली गाड़ी आती है, जो जो हमारे घर से डस्टबिन खाली करवा के जाते हैं, गाना भी गाते हैं सुबह कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो सब, वो जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए फीस ली जाती है ना। आपके घर पे आया होगा कभी म्यूनसिपैलिटी का कोई इंसान, कोई एम्प्लॉय आया होगा कि 50 रुपए दे दीजिए, 100 रुपए दे दीजिए, फिर वो आपको पर्ची काट के देता है। तो वो फीस है, वो फाइन्स हैं, वो इकट्ठा कर सकती है। इंटरेस्ट कुछ चीजों पे इनको मिल सकता है, जैसे इन्होंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, या कोई
इन्होंने म्यूनसिपैलिटी का भी अपने जो अकाउंट्स होते हैं उन पे जो अमाउंट पड़ा पड़ा होता है बैंक्स में, तो उस पे इंटरेस्ट मिल सकता है। इस तरह के अलग अलग इंटरेस्ट मिल सकते हैं, प्रॉफिट्स आ सकते हैं, इनको डिविडेंड्स आ सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो दीज आर ऑल नॉन टैक्स रेवेन्यूज। यूजर चार्जेस मैंने आपको बताया, जिसके लिए पब्लिक से पेमेंट ली जाती है पब्लिक यूटिलिटीज के लिए, जैसे वाटर चार्जेस होते हैं, सैनिटेशन चार्ज मैंने आपको अभी बताया, साफ सफाई का चार्ज। तो ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। सो दीज आर द म्युनिसिपल रेवेन्यूज, जहां से म्युनिसिपैलिटी जो है वो रेवेन्यू लेके चलती है अपने, जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है। सो देन वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आई गेस लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो अभी हम इसको यहाँ पे रोकेंगे, एंड देन लेटर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 3 टॉपिक्स। वो 3 टॉपिक्स छोटे हैं, और जो अगला आने वाला टॉपिक है ना, जो आपकी लास्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 10, तो वो भी एक छोटी क्लास होगी। उसमें आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और आपकी शेड्यूल्स बताए जाएंगे। वो एक बहुत छोटी क्लास होगी। उसमें क्या होता है कि शेड्यूल, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को पढ़ने का ना सबसे बढ़िया तरीका है उनके लिए एक टेबल बना लिया जाए, तो वो आपको वहां से पढ़ाया जाएगा। और शेड्यूल्स तो 12 शेड्यूल्स हैं, उनमें तो आपको याद करना है कि कौन सी शेड्यूल में कौन सी चीज आती है। तो आई गेस इन सब की मैं एक ही क्लास बना दूंगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि वो क्लास ना ज्यादा बड़ी हो नहीं पाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज और शेड्यूल वाली। तो इसको हम, ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको भी हम क्लास 10 का पार्ट लेके चलेंगे, क्लास 10 का पार्ट लेके चलेंगे। आपकी कौन कौन सी टॉपिक्स हैं इसमें क्लास 10 में अब? तो क्लास 10 में आपके टॉपिक आ जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाद आपका आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद आपका आ जाएगा लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, हाँ। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाएगा। और उसके बाद आपका लास्ट लेक्चर जो होगा क्लास 10, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और शेड्यूल्स आ जाएंगे। उसकी भी जो है आपकी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ जी, यूपीएससी होता है, एसपीएससी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन होता है, जीएसटी काउंसिल होती है। सो विल डिस्कस इट लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपका बस इसके बाद लेक्चर 9 आई वुड से कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज पढ़ ली हैं। अब आपका 10th लेक्चर जो आएगा वो आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ऑनवर्ड, और वो एक छोटा लेक्चर है, इसलिए मैं इसको, इस पार्ट को उसी के साथ एडजस्ट कर दूंगा। सो thank you for joining, and see you in the next lecture, in the last lecture quality complete. There would be no parts, कोई अलग अलग पार्ट्स नहीं आएंगे इसके बाद, बस एक वीडियो आएगा लेक्चर 10 का, और इसी के साथ आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। आपका लक्ष्मीकांत आई वुड से कंप्लीट हो जाएंगे बुक जो है। सो विद दैट इन माइंड, लेट्स सी यू इन द लास्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, गॉड स्पीड।